तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म के खात्मे वाले बयान का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उदयनिधि और मुख्यमंत्री स्टालिन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। यही नहीं, उदयनिधि के बयान पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ, जिसकी एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से आई, जहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी के साथ ही सनातन की मौत की कामना करने वाले उदयनिधि की तस्वीर की चप्पल से पिटाई करने के बाद उसे आग के हवाले करते दिखे। दयानिधि के बयान का विरोध जताने के लिए दिल्ली से बीजेपी के कुछ सांसद एक प्रतिनिधि मंडल के साथ तमिलनाडु हाउस पहुंच गए, जहां उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को विरोध पत्र सौंपा। विरोध की ऐसी आवाज के बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को शिकायती चिट्ठी लिखी। विरोध करने वालों का दावा है कि उदयनिधि के बयान से उनकी आस्था को चोट पहुंची है और ये बयान हेट स्पीच के दायरे में भी आता है। इसीलिए तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही सियासी घमासान तेज होते देर नहीं लगी और केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जाहिर है उदयनिधि के बयान के बहाने निशाने पर विपक्ष का नया गठबंधन आ गया, जिस पर हमले का मौका मिला तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, खासतौर पर कांग्रेस और राहुल के खिलाफ। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना। लेकिन कांग्रेस को उदयनिधि का बयान ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। मलेरिया, डेंगू और कोरोना के उन्मूलन की तरह सनातन के खात्मे पर कांग्रेस के नेता अजीब दलील के साथ सामने आए। कांग्रेस के बड़े नेताओं की पांत में आ चुके केसी वेणुगोपाल वैसी ही दलील के साथ सामने आए, जिसे मुहावरों में चित भी मेरी और पट भी मेरी कहा जाता है। सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand every political party have their own freedom to tell their views. कांग्रेस के ही उदित राज तो इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराते। अगर डीएमके ने इस तरह का बयान दिया है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है। जो कसर बाकी रह गई उसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के अंदाज में ही पूरा कर दिया। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. चूंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सनातन को जातिवादी बताकर उदयनिधि के बयान के बचाव की कोशिश की, इसलिए संत समाज ने कांग्रेस की इस कोशिश को नकार दिया। संत समाज ने डीएम के नेता से माफी की मांग की और उदयनिधि ने जो कुछ कहा उसे उसी संदर्भ में बताने का दावा करते नजर आए। जाति उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, वो सनातन उन्मूलन पेशाब प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है। ज्यादातर साधु संत विपक्ष के नए गठबंधन के अहम घटक दल के बड़े नेता के बयान से गुस्से में दिखे। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। कुछ ऐसी ही राय जूनियर स्टालिन के बयान पर वाराणसी, अयोध्या से लेकर उडुपी तक के संत समाज से सुनाई पड़ी। इस बीच इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी और इसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उदयनिधि को केरल का मंत्री बताते हुए न केवल उनका बचाव किया बल्कि बीजेपी के रुख पर भी सवाल खड़े किए। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में
अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी उधर क्यों हो रहा है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ का फंड जारी किया है। 3 लाख से ज्यादा कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कांग्रेस 7 सितंबर को देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी। इस दौरान सभी जिलों में 722 जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कल दिल्ली में कांग्रेस स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल की 1-1 और त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा और उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। आपको बताते हैं कि 3 दिनों तक दिल्ली मेट्रो के कौन-कौन से स्टेशन पर एंट्री एग्जिट में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के दौरान इन स्टेशन के गेट जरूरत के मुताबिक खुलेंगे और बंद होंगे। सबसे पहले मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के दोनों गेट समय समय पर बंद किए जाएंगे, यानी जिस समय वीआईपी कारगेट निकलेगा उस समय एंट्री और एग्जिट गेट थोड़ी देर के लिए बंद किए जाएंगे। जब तक दूसरा कारगेट आएगा तब तक ट्रैफिक को पास कराया जाएगा। बीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के तीनों गेट पर भी एंट्री एग्जिट में देरी हो सकती है। मुनीरका मेट्रो स्टेशन के भी तीनों गेट्स पर आवाजाही थोड़े थोड़े समय के लिए बाधित रह सकती है। आरकेपुरम मेट्रो स्टेशन के 5 गेट से लोगों को एंट्री एग्जिट में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आईआईटी मेट्रो स्टेशन के भी तीनों गेट समय समय पर बंद किए जाएंगे। सदर बाजार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन पर भी आवाजाही थोड़े समय के लिए बाधित रह सकती है। G20 के लिए हिंदुस्तान आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए सड़क से होटल तक सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने भी विदेशी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने विदेशी मेहमानों को टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की सौगात दी है। ये कार्ड दिल्ली दर्शन के इच्छुक विदेशी मेहमान खरीद सकते हैं। G20 के प्रतिनिधि मंडल और विदेशी पर्यटक इसे चुनिंदा मेट्रो स्टेशन से खरीद सकते हैं। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड को 13 सितंबर तक खरीदा जा सकेगा। इसके लिए 36 मेट्रो स्टेशन पर विशेष काउंटर बनाए गए हैं। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड 2 तरह के होंगे। पहला कार्ड 1 दिन के लिए मान्य होगा, जबकि दूसरा कार्ड 3 दिन के लिए मान्य होगा। 1 दिन के लिए मान्यता वाला टूरिस्ट कार्ड 200 रुपए का होगा, जबकि 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपए का होगा। इसमें 50 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस भी शामिल है। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड के जरिए पर्यटक दिल्ली मेट्रो ट्रेन में कहीं भी कितनी भी बार आ और जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि G20 समिट के दौरान शहर में लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए कुछ खास रूट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक अगर दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो धौला कुआं, रिंग रोड, नारायणा फ्लाईओवर, मायापुरी चौक, कीर्तिनगर मेन रोड, शादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड, पूसा रोड, दयाल चौक, पचकुइया रोड, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज की ओर के लिए चैम्सफोर्ड रोड या अजमेरी गेट की ओर के लिए मिंटो रोड, भभूति मार्ग होते हुए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये है कि अगर आपको किसी भी इलाके से दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है या फिर एयरपोर्ट पहुंचना है, तो जिन रास्तों से आप ज्यादातर गुजरते हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस होके या नई दिल्ली एरिया होके, वहां से अब आपको नहीं गुजरना होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो धौला कुआं, रिंग रोड, नारायणा फ्लाईओवर, मायापुरी चौक, कीर्तिनगर मेन रोड, शादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड, मेन मथुरा मार्ग, पूसा रोड, दयाल चौक, पचकुइया रोड, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज की ओर के लिए चैम्सफोर्ड रोड या अजमेरी गेट की ओर के लिए मिंटो रोड, भभूति मार्ग होते हुए पहुंचे। अगर आपको उत्तरी और पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना हो तो युधिष्ठिर सेतु बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर से आने वाले लोग झंडेवालान, डीबी गुप्ता रोड, शीला सिनेमा रोड, पहाड़गंज ब्रिज होते हुए पहुंचे। दक्षिण और पूर्वी दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना है तो रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो ये तमाम वो रास्ते हम आपको बता रहे हैं। अब एक बार आपको बता देते हैं कि दक्षिण और पूर्वी दिल्ली से अगर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना हो, रिंग रोड, सराय काले खां,
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड, पुस्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT, कश्मीरी गेट, लोथियन रोड, छत्ता रेल, SP मुखर्जी मार्ग, कोरिया ब्रिज होते हुए पहुंचे पश्चिमी। तो ये देखिए, ये हम आपको रूट के जरिए बता रहे हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और जो लोग उन इलाकों में रहते हैं वो इन सड़कों के नामों से भली भांति परिचित हैं। ये उन लोगों को जो उस इलाके में नहीं रहते उन्हें कुछ अलग लग रहा होगा। पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना हो तो पंजाबी बाग जंक्शन, रोहतक रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, लोथियन रोड, छत्ता रेल, कोरिया ब्रिज होते हुए पहुंचे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने IGI एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी है। ब्लू लाइन मेट्रो से द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन तक पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से टर्मिनल 3 पहुंचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर चाहे आपको सड़क का ट्रांसपोर्ट फॉलो करना हो या आपको मेट्रो लेनी हो, जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो उन यात्रियों के लिए है जिनको रेलवे स्टेशन पहुंचना है या फिर एयरपोर्ट पहुंचना है। तो देखिए आप एयरपोर्ट कैसे पहुंच सकते हैं। ब्लू लाइन मेट्रो से द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से टर्मिनल 3 तक आप पहुंच सकते हैं। येलो लाइन मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन तक और फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन टर्मिनल 3 तक आपको पहुंचा देगी। पिंक लाइन मेट्रो से धौला कुआं स्टेशन तक और फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से टर्मिनल 3 तक पहुंचा जा सकता है। रेड लाइन मेट्रो से कश्मीरी गेट स्टेशन तक और फिर पीली लाइन मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन तक, फिर यहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन टर्मिनल 3 तक आपको पहुंचा देगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सभी जिलों के DCP से सुरक्षा के मुद्दे पर बात की। इसके साथ ही मीटिंग में शामिल क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के अधिकारियों से आतंकी हमले की आशंका और गड़बड़ी फैलाने वालों से निपटने पर भी चर्चा की गई। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 8 से 10 सितंबर तक चलने वाले G20 सम्मेलन के दौरान देश की राजधानी दिल्ली एक अति सुरक्षित किले में तब्दील कर दी जाएगी, जहां परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकेगा। क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ इंडियन एयरफोर्स और आर्मी भी संभालेंगी। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स ने G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। एयरफोर्स के सुरक्षा चक्र में रडार, मिसाइल, फाइटर जेट और एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल हैं। दिल्ली में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था शायद पहली बार देखी जा रही है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका सहित कई बड़े देशों के राष्ट्रपति दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि दुनिया के बहुत सारे ताकतवर और बड़े मुल्कों के प्रमुख एक साथ दिल्ली में होंगे। आसमान में किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल की जानकारी जुटाने के लिए एयरफोर्स ने अवाक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स तैनात किए हैं। अवाक्स के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए शक्तिशाली रडार भी पूरे G20 सम्मेलन के दौरान सक्रिय रहेंगे। इन रडार के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आसमान में उड़ने वाले हर एयरक्राफ्ट पर नजर रखी जाएगी। G20 के दौरान दिल्ली के आसपास मौजूद एयरफोर्स के सभी एयरबेस अलर्ट मोड में रहेंगे। इन एयरबेस पर राफेल, सुखोई, MiG-21 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट स्टैंड बाय पर रहेंगे। पूरे G20 सम्मेलन के दौरान कुछ फाइटर जेट्स आसमान में लगातार गश्त लगाते रहेंगे। दिल्ली के आसमान की सुरक्षा व्यवस्था का कंट्रोल रूम ऑपरेशनल डायरेक्शन सेंटर में होगा, जो किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई करने का फैसला लेगा। ये कंट्रोल रूम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगातार संपर्क में रहेगा। विदेशी मेहमानों के एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग का जिम्मा भी ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक किसी हमले या इमरजेंसी से निपटने के लिए जमीन से आसमान में मार करने वाली आकाश मिसाइल तैनात की गई है। आकाश मिसाइल को 2021 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। ये 70 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन को तबाह कर सकती है।
एयरफोर्स के अलावा सेना के एलीट कमांडो दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ जमीन पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। सेना की एंटी सैबोटाज टीम को भी अहम जगहों पर तैनात किया जाएगा। इस टीम के साथ विस्फोटक पहचानने वाले ट्रेन्ड डॉग्स भी होंगे। साथ ही सेना के बॉम्ब स्क्वाड को भी तैनात किया जाएगा। सेना की कुछ गाड़ियों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं जो किसी भी ड्रोन हमले को नाकाम कर सकेंगे। सुरक्षा के साथ सेना की मेडिकल टीम्स को भी पूरे G20 सम्मेलन के दौरान स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। G20 के दौरान लॉकडाउन की खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि दिल्ली के लोग घबराएं नहीं। G20 के टाइम पर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है। हालांकि 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली क्षेत्र में क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा हम आपको बता देते हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में सभी बैंक, स्कूल, दफ्तर, दुकान, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद रहेंगे। जितने भी शोरूम्स हैं, मॉल्स जो हैं, नई दिल्ली इलाके की मैं बात कर रही हूं। हालांकि नई दिल्ली क्षेत्र के लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। हम आपको बता दें कि वो कौन सी आवश्यक वस्तुओं की चीजें हैं, दुकानें हैं जो खुली रहेंगी। तो नई दिल्ली क्षेत्र में किराना स्टोर जो है वो खुले रहेंगे, सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी, मिल्क पार्लर जहां दूध मिलता है, दही मिलता है, क्रीम मिलती है, वो भी खुले रहेंगे, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, हेल्थ की सर्विसेज यानी ऑन रहेंगी, एटीएम सेंटर्स भी खुले रहेंगे। तो ये तमाम वो सुविधाएं जो खुली रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी भारत यात्रा और G20 समिट में शामिल होने को लेकर उत्साहित दिखे। हालांकि उन्होंने एक बात को लेकर निराशा भी जताई, और वो बात है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का G20 समिट के लिए भारत न आना। बाइडेन ने जिनपिंग के समिट में शामिल न होने पर चिंता जताई। लेकिन जो बाइडेन ने ये नहीं बताया कि वो जिनपिंग से कहां मुलाकात करेंगे। चीन ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि जिनपिंग भारत नहीं आएंगे। किसी भी देश ने किस लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देना है वो उसकी स्वेच्छा रहती है और कई बार आंतरिक कारण भी रहते हैं। जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री G20 समिट में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के एक VIP इलाके में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी नजर आई। बताया गया कि इन गाड़ियों को खासतौर पर G20 सम्मेलन के लिए मंगवाया गया है, क्योंकि G20 सम्मेलन के लिए कई देशों के राष्ट्र प्रमुख, बड़े नेता और अफसर दिल्ली पहुंचेंगे। नेताओं की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए तमाम देशों के दूतावासों ने सैकड़ों लग्जरी कारों और SUV की बुकिंग करवाई है। हमें जो जानकारी मिली है यहाँ पर अलग अलग दूतावासों ने सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां बुक कर रखी हैं अपने पूरे काफिले के लिए, डेलीगेशन के लिए, और विदेश मंत्रालय ने भी तमाम बड़ी गाड़ियां ली हैं। आप देखिए यहाँ पर मर्सिडीज और BMW की गाड़ियां आपको खड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। सबसे ज्यादा डिमांड काले रंग की कारों की है। सऊदी अरब दूतावास ने तो खास तौर पर अपने नेताओं के लिए 300 लग्जरी गाड़ियां बुक करवाई हैं, और वो भी सारी की सारी ब्लैक कलर की। इनमें 40 ब्लैक मर्सिडीज S सीरीज की कारें भी शामिल हैं। तो अभी तक हमने 1050 से ऊपर गाड़ियां बुक कर चुके हैं, जो फॉर 17 एम्बेसीज और विदेश मंत्रालय के लिए। इसमें 600 से 650 गाड़ियां हैं मर्सिडीज S क्लास, 7 सीरीज, E क्लास, GLS, GLE इस कैटेगरी की। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक G20 के दौरान डिमांड पूरी करने के लिए मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर और आगरा के अलावा नेपाल से भी लग्जरी गाड़ियां मंगवाई गई हैं। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि सबसे ज्यादा डिमांड मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, BMW और ऑडी की गाड़ियों की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर आपात बैठक बुलाई। बैठक में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में मराठा आरक्षण पर बीच का रास्ता निकालने पर चर्चा हुई। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान लालू यादव को देखने के लिए उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों को सरोजनी नगर मार्केट से खरीदारी करने पर विशेष छूट मिलेगी। मार्केट व्यापारी एसोसिएशन ने बाजार में कई जगहों पर बोर्ड लगाए हैं, जिनमें विदेशी प्रतिनिधियों के लिए 50% के डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल की वजह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब 18 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास त्रिशूल आज से शुरू हो गया है। 11 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में सभी प्रमुख लड़ाकू विमान शामिल होंगे। दिल्ली के संगम विहार में एक ऑटो ड्राइवर ने ऐसा कारनामा किया कि देखने वाले हैरान रह गए।
दरअसल एक ऑटो ड्राइवर ने संगम विहार के फुटओवर ब्रिज पर ऑटो चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के संगम विहार रेड लाइट पर जाम लगा हुआ था, जिससे बचने के लिए ऑटो ड्राइवर ने सड़क के बजाय ऑटो को पैदल यात्रियों के लिए बने ब्रिज पर चढ़ा दिया। दिल्ली के संगम विहार की इस घटना का वहां मौजूद कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तस्वीरों में एक ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तार में फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर ऑटो चढ़ाता दिखा। इस दौरान एक युवक सीढ़ियों पर ऑटो को धक्का देकर खुद पिछली सीट पर कूदकर बैठता हुआ भी नजर आया। ऑटो ड्राइवर ने इस कारनामे के लिए दलील दी कि परिवार में इमरजेंसी थी और सड़क पर जाम लगा था। मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए घरवाड़ी में चले गए सर। फिर ऑटो में ही खड़ा कर दिया, हमने नीचे उतार के वापस लेके आ गए थे। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी वहां खड़े लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, लिहाजा जानकारी मिलते ही पुलिस ने ऑटो जब्त करने के साथ साथ ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मराठा आरक्षण और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों की तरह महाराष्ट्र के कई शहरों में अपनी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर उतर पड़े, जिसकी एक तस्वीर संभाजी नगर से आई, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी क्रांति चौक की तरफ बढ़ते दिखे। क्रांति चौक पहुंचने के बाद ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। कुछ इसी अंदाज में पुणे में एनसीपी के कार्यकर्ता नजर आए, जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। मराठा आरक्षण के समर्थन में बारामती में भी हजारों लोगों का हुजूम नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उमड़ पड़ा, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं। जाहिर है मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे प्रदर्शन और आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर महाराष्ट्र में तनाव है। शुक्रवार की हुई झड़प में 40 पुलिस वालों के साथ ही कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए थे। इसलिए इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई और विरोधी दलों ने इस मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया। इसी वजह से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आंदोलनकारियों से मिलने जालना के लिए निकल पड़े, जिन्हें जालना सोलापुर हाईवे पर मराठा समाज के लोगों ने बातचीत के लिए रोक लिया। मौका मिला तो राज ठाकरे ने वहां मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश की। मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, हे सगळे राजकारणी तुमचा वापर करून घेतील, मतं पाडून घेतील आणि तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतील। हा सुप्रीम कोर्टामधला तिढा आहे। आपण थोड्याशा गोष्टी कायद्याने पण समजून घ्या। राज ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों को इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाने का भरोसा दिया और यहां तक कहा कि मराठा आरक्षण का झांसा देने वाले सत्ता में आने के बाद इसी मुद्दे पर उन पर गोलियां तक चलवा सकते हैं। राज ठाकरे ने भले ही आंदोलन पर आमादा लोगों को जमीनी हकीकत बताने की कोशिश की हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने देने को तैयार नहीं। प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर उतारू आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज को शिवसेना उद्धव गुट ने मुद्दा बना लिया, जिसका असर प्रदर्शन के रूप में नजर आने लगा। मुंबई के पास ठाणे में मराठा क्रांति मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर पड़े। विरोध प्रदर्शनों के बीच शिवसेना उद्धव गुट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से तो की ही, साथ ही इशारों में सीएम और डिप्टी सीएम को जनरल डायर तक बता डाला। महाराष्ट्रात जनरल डायर एक नाही तर 3 जनरल डायर आहेत, एक मुख्य जनरल डायर, दोन डेप्यूटी जनरल डायर। मराठा आरक्षण के मामले ने तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ गई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही कई मंत्रियों की बैठक बुलाई। बताया गया कि इसमें आरक्षण को लेकर बीच का कोई रास्ता तलाशने पर मंथन हुआ। सरकारी नौकरियों में कम होते मौकों की वजह से कई समाज के लोग समय समय पर आरक्षण की मांग करते रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का बड़ा प्रभाव है और इसीलिए यहां तमाम सियासी दल इस मामले को तूल देते रहे हैं। असल में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 30% है और 2018 में मराठा आरक्षण के लिए समुदाय ने महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जिसके बाद मराठा समुदाय को खुश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में आरक्षण बिल पास कर दिया था, जिसमें राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तभी इस बिल के खिलाफ मेडिकल के छात्र बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण तो रद्द नहीं किया,
लेकिन इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। और हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। चांद पर मानव मिशन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा यानी एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने चांद पर विक्रम लैंडर के हॉप प्रयोग का एक वीडियो जारी किया है। ये वो प्रयोग है जिसके तहत चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के इंजन को फिर से शुरू किया गया और करीब 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाया गया। चांद की सतह पर ऊपर उठने के बाद विक्रम लैंडर को 30-40 सेंटीमीटर दूर ले जाकर दूसरी जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। सफल लैंडिंग के बाद लैंडर के सभी उपकरणों को पहले की तरह सेट कर दिया गया। कल हुए इस हॉप प्रयोग के बाद विक्रम लैंडर सही से काम कर रहा था। इसरो के मुताबिक लैंडर के किक स्टार्ट से भविष्य में चांद से वापसी और ह्यूमन मिशन की उम्मीद बढ़ गई है। यानी ऐसा हो सकता है कि चंद्रयान 3 सैंपल लेकर धरती पर लौट आए। हॉप प्रयोग के सफल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भारत अब चांद पर इंसान को भेज पाएगा। हम आपको बताते हैं कि इसके लिए विक्रम लैंडर का किक स्टार्ट सफल होना क्यों खास हो जाता है। चांद पर अगर मानव मिशन भेजा जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल वहां उतरने के बाद इंसान की धरती पर वापसी है। वापस आने के लिए स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह से प्रक्षेपित करना होता है और फिर उसे चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना होता है, जहां दूसरा मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का इंतजार कर रहा होगा। दोनों के कनेक्ट होने पर धरती पर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हॉप प्रयोग के दौरान विक्रम लैंडर के इंजन को फिर से स्टार्ट किया गया और उसे चांद की सतह पर उड़ाया भी गया। यही वजह है कि भविष्य में चांद से वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के टारगेट से ज्यादा काम किया। हॉप प्रयोग के बाद आज सुबह 8 बजे लैंडर के सारे उपकरणों को बंद कर दिया गया। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर में लगे चास्टे, रामभा एलपी और इल्सा ने नई लोकेशन पर काम किया। इस दौरान इन उपकरणों ने चांद की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसे धरती पर भेजा, जिसके बाद विक्रम लैंडर के सभी उपकरणों को स्विच ऑफ कर दिया गया। हालांकि लैंडर के रिसीवर्स को ऑन रखा गया है। इसरो ने बताया कि सौर ऊर्जा खत्म हो जाने और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक 22 सितंबर के आसपास इनके फिर से जागने की उम्मीद है। इससे पहले रोवर प्रज्ञान को सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया था। इसरो ने बताया कि रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। चंद्रयान 3 से मिल रहे गुड न्यूज से जहां एक तरफ इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने एक साथी के बिछड़ने का गम भी दुखी कर रहा है। क्योंकि इसरो की जिस वैज्ञानिक एन वलारमथी ने चंद्रयान 3 के लॉन्च काउंटडाउन को अपनी आवाज दी थी, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। 3, 2, 1, 0। वलारमथी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रेंज ऑपरेशंस प्रोग्राम कार्यालय का हिस्सा थी। वो देश के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी थी। तमिलनाडु की रहने वाली एन वलारमथी ने इसरो में 39 वर्षों तक काम किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। चीन ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने की पुष्टि की। जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। ताइवान में चक्रवाती तूफान हाईकुई ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं और भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। हाईकुई तूफान के बाद हवाई और रेल सेवा पर रोक लगा दी गई है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने ओडेसा में यूक्रेन के तेल डिपो पर ड्रोन हमला किया, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई ठिकानों पर मिसाइल गिराने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री ओलेंस्की रेजनिकोव को हटा दिया है। ओलेक्सी की जगह रुस्तम उमेरोव को यूक्रेन का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि मलबे में दबे 13 लोगों को किसी तरह निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा गया। बताया गया कि रात करीब 3 बजे ये 3 मंजिला इमारत अचानक भर-भरा कर गिर गई, जिसके धमाके की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग की टीम के साथ इलाके के लोग भी मलबा हटाने की कोशिश करते नजर आए। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब 7 घंटे बाद वहां से एक और घायल को गंभीर हालत में निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ये लगभग 6 से 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को अंदर से रेस्क्यू किया है और हालत देख रहे हैं कितनी क्रिटिकल है और किस तरह से इनको यहाँ से ढक के ले जाया जा रहा है। इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने बताया कि गलियों के तंग होने की वजह से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। ये बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है तो इसमें अप्रोच बनाना भी थोड़ा सा कठिन है और जहाँ पे ये बस्ती है यहाँ पर भारी मशीनरी का पहुँचना भी कठिन है। बताया गया कि हादसे में आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और वहां मौजूद एक मस्जिद समेत आसपास की कई दूसरी इमारतों के कुछ हिस्से भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से हर तरफ मलबा ही मलबा फैल गया और उसमें दबे लोगों को निकाल पाना रेस्क्यू टीम के लिए एक चुनौती बन गया। बिल्डिंग के चारों तरफ का नजारा हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से सकरी गली है और किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए मकान यहाँ पर बने हुए थे, जिसकी वजह से जब एक के बाद एक ये कोलैप्स हुई है बिल्डिंग तो अगल बगल के तमाम घर जो है इसकी चपेट में आए हैं। किसी की स्लेब गिर गई, किसी के लिंटर गिर गए। जो घर के अंदर सो रहे थे उन्होंने भी इस धमाके को महसूस किया। वहीं जिन 2 लोगों की मौत हुई वो चपेट में आई दूसरी इमारत में रहने वाले लोग बताए गए। एक लड़का खत्म हो गया है। वो जो दूसरा आदमी जो खत्म हुआ है दूसरे घर का था? हाँ, दूसरे घर का। इनके घर का नहीं था, दूसरे घर का है। इस घर में कितने लोग थे? घर में 15-16 लोग थे। तो क्या मतलब आप लोग जब थे सो रहे होंगे उस समय तो क्या महसूस किया आप लोगों ने? कोई धमाका सा हुआ। बताया गया कि जो इमारत गिरी उसकी निचली मंजिल में बैटरी और बिजली के उपकरण बेचने की बड़ी दुकान थी, जिसे हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि धमाके की आवाज सिलेंडर ब्लास्ट की भी हो सकती है। जबकि इलाके के कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी भी दी कि जो इमारत गिरी वो करीब 20 से 25 साल पुरानी थी और उसकी कमजोर नींव के ऊपर ही 2 मंजिलों को और बनवा दिया गया था, जिससे इमारत गिरने की आशंका थी। तो नींव को जो जानकारी मिली कमजोर बताया जा रहा है कि वो इतनी सशक्त नहीं थी कि उसके ऊपर 2 और मंजिल बनाई जा सके। जो बनी अब वो किन परिस्थितियों में गिरी है या नीचे जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल गुड्स के जो सामान थे उनमें कोई बात हुई है, ये पूरा मलबा ऊपर से हटाने के बाद और जांच करने के बाद ही पता चला। इस बीच सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। पहले हमारी जिम्मेदारी है कि सभी जो वहाँ पर फंसे हुए लोगों उनको हम सुरक्षित निकालें और जो घायल हुए हैं उनको इलाज दिलाएं और इस व्यवस्था के लिए सरकार लगी हुई है वहाँ पर। वहीं घायलों में कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान पहुंचे हैं। रॉजर बिन्नी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान में एशिया कप के मैच देखेंगे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि इस दौरे पर उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रहेगा। प्योरली एक क्रिकेट की विजिट है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें सिर्फ क्रिकेट है, इसमें कोई राजनीति और दूसरी चीजें नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरे दिन की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और वीएचपी रामोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। रामोत्सव में 5 लाख गांव के मंदिरों को जोड़ने की योजना तैयार की गई है। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के एक रिश्तेदार को उनके घर के सामने ही गोली मार दी, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया और इसे सियासी रंजिश के तहत किया गया जानलेवा हमला बताया गया। आरोप है कि सिलाव इलाके के धरहरा गांव में रहने वाले प्रगति कुमार उर्फ पिंटू सिंह आरसीपी सिंह की एक जनसभा में शामिल होने के बाद घर लौटे थे। इसी दौरान आरोपी सलन महतो कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली पिंटू सिंह की पीठ में लगी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब मारा हमको गोली सलन, सबसे पहले सलन को भाई पकड़ा और सलन मारा हमको गोली। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तथा अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अनुसंधान में अभी तक पता चला है कि इन दोनों गुट के बीच
पूर्व से ही रंजिश रहा है। पुलिस के मुताबिक 2020 से ही पिंटू और सलन महतो के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी और इस घटना को भी उससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जांच में दूसरे पहलुओं को भी शामिल करने का दावा किया, लेकिन इस हमले के बाद एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हुए और नीतीश कुमार निशाने पर आ गए, जिन पर हमला करते हुए आरसीपी सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने उनके रिश्तेदार पर हमला कराया क्योंकि उनमें सियासी लड़ाई की हिम्मत नहीं रही। बौखला चुके हैं कि राजनीतिक रूप से तो लड़ने की नीतीश कुमार की हिम्मत रही नहीं। अब क्या है, मेरे रिश्तेदारों को गोली मार रहे हैं, रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि भाई अब आरसीपी सिंह को बर्बाद करेंगे। इस सियासी हमले के बीच कांग्रेस नीतीश के बचाव में उतर आई। हो सकता है व्यक्तिगत झगड़ा हो और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। नीतीश जी किसी को छोड़ते नहीं। कांग्रेस ने सियासी रंजिश के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में भारतीय फौज कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए सेना अब पोर्टेबल हेलीपैड्स खरीदने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक अगले 2 वर्षों में भारतीय सेना को पोर्टेबल हेलीपैड्स मिल जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि ये पोर्टेबल हेलीपैड सेना के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर उत्तरी सीमा पर जहां पहुंचने का एकमात्र जरिया हेलीकॉप्टर ही है। हिमालय के दुर्गम इलाकों, उत्तर पूर्व के घने जंगलों और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए पोर्टेबल हेलीपैड बहुत मददगार होंगे। ये पोर्टेबल हेलीपैड 25 गुणा 25 मीटर साइज के होंगे, जिन्हें खोलकर 100 गुणा 100 मीटर तक फैलाया जा सकेगा। इन पोर्टेबल हेलीपैड्स को 10 सैनिक मिलकर सिर्फ 90 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और खास बात यह है कि इन हेलीपैड्स को बड़ी आसानी से ट्रक पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। इन पोर्टेबल हेलीपैड्स पर MI-17, चीता, शिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। सेना के मुताबिक इमरजेंसी की स्थिति में इन हेलीपैड्स का इस्तेमाल जवानों को लाने ले जाने, गोला बारूद और रसद पहुंचाने में भी किया जा सकता है। साथ ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने और घायलों को बाहर निकालने में भी ये पोर्टेबल हेलीपैड्स मददगार साबित होंगे। राजस्थान के जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में राजनाथ ने पार्टी का झंडा लहराकर परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए और राजनाथ सिंह के समर्थन में नारेबाजी भी की। इस यात्रा को रवाना करने के बाद राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। राजनाथ सिंह ने गहलोत सरकार को विकास के मुद्दे पर भी घेरा। वह विकास के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, इसीलिए हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा इस आधार पर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमले के साथ ही राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान चुनाव के लिए वादों का ऐलान कर दिया। जयपुर में हुए कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए 6 गारंटी दी, जिसमें पहली गारंटी में राजस्थान के लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। दूसरी गारंटी में बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करने और दिल्ली जैसे शानदार सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया। तीसरी गारंटी में अच्छे इलाज के साथ हर गाँव और शहर में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया। चौथी गारंटी में राजस्थान के लोगों को सरकारी और निजी सेक्टर में रोजगार देने का वादा किया। पांचवी गारंटी में 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए देने का वादा किया और छठी गारंटी में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ देने का वादा भी किया। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज, चाहे गरीब का परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। केजरीवाल ने दावा किया कि वो राजस्थान को करप्शन मुक्त बनाएंगे।
स्पेन के अल्कनार में अचानक ऐसी भीषण बाढ़ आ गई कि सड़कें झील में तब्दील हो गईं और पानी मकानों में दाखिल होने लगा। स्पेन में यह हालात बेहद कम वक्त में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बने, जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। स्पेन के पूर्वी तट के इलाकों में 24 घंटे के भीतर ही इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि वहां अचानक बाढ़ आ गई। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि सड़कें किसी नदी नहर की तरह पानी से लबालब हो गई, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर बहते नजर आए। अल्कनार की एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें रिहायशी इलाके सैलाब की मार से बेहाल दिखे। शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक पर पानी का कब्जा हो गया। ऐसा लगा मानो जमीन के नीचे फव्वारे फूट पड़े हों। कई जगह गाड़ियां भी पानी में बहती हुई दिखाई दी। स्पेन के पूर्वी तट के इलाकों में पहले तूफान आया और फिर लगातार तेज बारिश हुई, जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। Zee News.